जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, मैंने प्रबंधन शास्त्र में एक बीमारी का ज्ञान प्राप्त किया है और ये प्रबंधन शास्त्र का ही विषय है। और जब हम लोग किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हैं तो इस शब्द का उपयोग करते हैं जो इससे पीड़ित होता है। अब आप कहेंगे कि स्वामी साहब आप कोई MBBS MD डॉक्टर तो है नहीं, तो इस प्रकार का विश्लेषण क्यों कर रहे हैं? तो इसीलिए मैंने शुरुआत में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ये प्रबंधन शास्त्र का सब्जेक्ट है, टॉपिक है, और ह्यूमन रिलेशंस का सब्जेक्ट है, टॉपिक। हुब्रिस रोग से पीड़ित होने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, वो परमेश्वर का अवतार है और वो सब कुछ जानता है। अंडर द अर्थ वो हर विषय का विशेषज्ञ है। ये हुब्रिस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लक्षण हैं। जैसे आप अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करें, मैं अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जो ज्ञान है वो समुद्र समान है और जो मुझे उसके बारे में जानकारी है वो एक बाल्टी हो सकता है, एक बाल्टी हो, एक लोटा हो, लेकिन इट इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल ओशन ऑफ नॉलेज। अगर आप हुब्रिस रोग से पीड़ित नहीं हैं तो आप ये महसूस करेंगे, आप किसी भी व्यक्ति को देखें, आप एक कारपेंटर को काम करते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये काम तो बड़ा क्राफ्ट्समैनशिप का है, ये तो बड़ा तकनीकी काम है, ये आप नहीं कर सकते। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो देखेंगे, आप तो भाई, मैं तो कल्पना नहीं कर सकता कि कोई आदमी आंख का ऑपरेशन करे, पत्ती को काटे और उसके अंदर कैटरेक्ट का ऑपरेशन कर दे, या हार्ट के ऑपरेशन, कैसे, भाई वी कांट इमेजिन क्योंकि हमको उस विषय का ज्ञान ही नहीं है। और जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, जो आई स्पेशलिस्ट है, उसके लिए ये बड़ी नॉर्मल चीज है। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप समझते हैं कि आप बड़े भीषण रोग से पीड़ित हैं और वो व्यक्ति एक निगाह से आपको देखकर बता देता है कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं, ठीक हो जाएगा। विशेषज्ञता, और हर आदमी हर चीज का विशेषज्ञ नहीं हो सकता। अगर आदमी नॉर्मल है तो, अगर वो बीमारी से पीड़ित है, नहीं है तो। लेकिन अगर वो बीमारी से पीड़ित है तो उसको लगता है कि वो सर्वज्ञानी, वो आर्मी वालों को भी बता सकता है, एयरफोर्स वालों को भी बता सकता है, नेवल ऑफिसर को भी बता सकता है कि युद्ध कैसे किया जाए, क्या किया जाए और क्या न किया जाए। वो जो हमारे सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर यहां से फाइटर प्लेन गए थे, उनको ये भी बता दे कि अगर बादल हैं तो इस समय आप अगर आक्रमण करेंगे तो बादल की वजह से उनके रडार आपके फाइटर प्लेन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। चाहे बात बिल्कुल मूर्खतापूर्ण हो, विशेषज्ञ तो इस पे हंसेगा, कहेगा कि ये तो कुछ गड़बड़ है मामला, लेकिन आदमी को ऐसा लगता है कि उसको हर चीज का ज्ञान है, उसे इस चीज का भी ज्ञान है कि अगर नाली के ऊपर भगोना उल्टर करके रख दिया जाए और उसमें पीछे छेद कर दिया जाए और अपने घर के चूल्हे से उसको जोड़ दिया जाए तो घर के अंदर वो चाय बना सकता है, उसको ऐसा लगता है। लेकिन अगर तानाशाही नहीं है और बाकी सुनने वाले अपने विवेक का उपयोग करें और तर्क शास्त्र का उपयोग करेंगे, उनको लगेगा कि ये बात तो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। क्योंकि बायोगैस प्लांट्स होते हैं, कंपोस्ट गैस के प्लांट्स होते हैं, आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, गांवों के अंदर देखे। वहां पे जितना भी काउडंग होता है, जितना भी गोबर होता है या ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, उसको इकट्ठा करके एक डोम के अंदर डाला जाता है, वहां पे प्रेशर बनाया जाता है और उस प्रेशर से पूरे गांव के अंदर सप्लाई होती है, बिजली के बल्ब भी जलते हैं और खाना भी बनता है। लेकिन उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है और उसमें जो गैसेस निकलती हैं, जो ऊर्जा को उत्पन्न करती हैं, उनको कंसंट्रेट करने की, उनको चैनलाइज करने की आवश्यकता होती है। ये नहीं होता कि हम नाली में से एक पाइप डाल दें और उसको एक भगोने में उल्टा करके
गैस निकालें, मीथेन गैस, और अपने गैस को जला दें। तो ये विवेकपूर्ण। लेकिन जब आदमी को लगने लगता है कि वो इतना ज्यादा ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, हर क्षेत्र की उसको ज्ञान है, वो 11 साल के 11वीं क्लास के बच्चों को भी बता सकता है, वो आर्मी के ऑफिसर्स को भी ज्ञान दे सकता है, वो साइंटिस्ट को भी ज्ञान दे सकता है, वो हर विशेषज्ञ को बता सकता है, डॉक्टर्स को भी बता सकता है। तो इसका मतलब वो आदमी हुब्रेस रोग से पीड़ित है। अब आप समझ गए होंगे मैं किनका संदर्भ ले रहा हूं। किस आदमी को ये लगता है कि चाहे वो किसी भी विषय में बात करे और इतना ज्यादा दहशत फैला दे सुनने वालों के बीच में कि अगर किसी ने ताली नहीं बजाई और मोदी मोदी नहीं किया तो उसको दंड मिलेगा, और फिर ईडी सीबीआई उसके घर में रेड करके उसको तबाह कर देगी। तो लोगों को मजबूरी में गर्दन हिलानी पड़ती है, ताली बजानी पड़ती है, चाहे वो कहें कि नाली के अंदर पाइप डालो और अपने घर के अंदर गैस बना लो, या रडार बरसात के अंदर, बादल के अंदर तुम्हारे फाइटर प्लेन्स को नहीं रोक पाएंगे, पकड़ पाएंगे। लेकिन इस तरह की, अब फिर इतिहास के बारे में, भाई इतिहासकार जो हैं उनके बारे में मुझे कैसे उतना ज्ञान होगा। जो भूगोल के पढ़ने वाले लोग हैं, जो आईटी इंडस्ट्री के लोग हैं, भाई हर इंडस्ट्री के अंदर एक्सपर्टाइज है और बड़ी मेहनत करके वो लोग विशेषज्ञता को प्राप्त करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति सब विषयों का विशेषज्ञ हो जाए, ये तो संभव नहीं। वो तभी संभव है जब उसको एक रोग हो जाए जिसको उब्रिस कहते हैं। अब देखिए, इसी क्रम में पीड़ित होकर आप गूगल सर्च कर लीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको एक ऑफर देता हूं, गूगल सर्च कर लीजिए। आज तक जितने भी देशों के अंदर नोटबंदी हुई है, वहां की अर्थव्यवस्था बर्बाद। किसी भी अर्थशास्त्री से पूछिए, नोटबंदी का मतलब अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना। अमेरिका को पता है कि उसके यहाँ जो डॉलर हैं चलन में, उसके 20% डॉलर्स फेक हैं, लेकिन तभी वो नोटबंदी नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि अगर डॉलर के सर्कुलेशन को रोक देगा और नए प्रिंटेबल नोट्स को मार्केट में घुमाएगा तो पूरी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। 2004 में जब चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने भी एक प्रकार की आंशिक नोटबंदी की थी, जो बुद्धिमत्तापूर्ण थी, क्योंकि उसके पहले जो नोट हम लोग दिया करते थे, उसके अंदर ईयर ऑफ प्रिंटिंग नहीं होता था। उन्होंने बैंकों को निर्देश दिया कि जो भी आदमी आए बैंक में पैसा जमा कराने, उससे वो नोट ले लीजिए, उसको आरबीआई को भेज दीजिए, और नए नोट उसको वो दीजिए जिसके अंदर ईयर प्रिंटिंग हो, जिससे पता चल सके, ब्लैक मनी के बारे में पता चल सके, ट्रेस हो सके और सारी। लेकिन उससे किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, किसी ने नोटिस नहीं किया और अर्थव्यवस्था में कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो माननीय मोदी जी ने समझते हुए और बिना आरबीआई के राय लिए हुए, बिना मंत्रिमंडल की राय लिए हुए उन्होंने जो नोटबंदी कर दी, उसका दुष्परिणाम आज तक हम झेल रहे हैं। इस वजह से झेल रहे हैं क्योंकि मोदी जी उब्रिस रोग से पीड़ित थे। उसके बाद उन्होंने जीएसटी लगा दी। अच्छा, राहुल गांधी ने शुरू से उसको गब्बर सिंह टैक्स कहा। इतना ज्यादा टैक्स, इतना ज्यादा टैक्स। अच्छा, मानी बात है कि देखिए, इनकम टैक्स तो वो देता है जिसकी इनकम होती है, कॉर्पोरेट टैक्स वो देता है जो कॉर्पोरेट देते हैं, जीएसटी वो देता है जो सब लोग देते हैं, पेट्रोल डीजल पे टैक्स सब लोग देते हैं। और डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स होना चाहिए भाई, अमीरों के लिए उसके उपभोग की चीजों में टैक्स ज्यादा कीजिए और गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कम कीजिए। लेकिन मोदी जी क्योंकि हुब्रेस रोग से पीड़ित हैं तो उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, माने कॉर्पोरेट्स को फायदा हो जाए, उनके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, तो टैक्स कम लगेगा, उनके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। इनकम टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं किया। भाई अगर 1 लाख रुपए में 10% टैक्स था और 1 लाख रुपए में अब 9% टैक्स हो गया, तो जो आपको बचा वो तो उतना इन्फ्लेशन में चला गया, तो आपको फायदा तो कोई नहीं। लेकिन जीएसटी को इतनी ऊंची दर पे रखा और 8 साल तक उसको वसूलते रहे, तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास की जान निकल गई, क्योंकि 60% पैसा जीएसटी का कलेक्शन ये गरीब और मध्यम वर्ग देता है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स कौन देता है? इंडस्ट्री वाले देते हैं। उससे भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने हुब्रिस रोग से पीड़ित होने की वजह से विदेश नीति में ऐसा अभूतपूर्ण निर्णय लिया कि वहां जाके
उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की कन्विंसिंग कर दी और डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गए। उसके बाद बाइडेन से मिले, कमला हैरिस से मिले, डोनाल्ड ट्रंप के चाहने के बावजूद नहीं मिले और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। अब ये क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था हुब्रिस रोग की वजह से उनको लगता है कि वो सर्वज्ञाता हैं, सर्वज्ञानी हैं, उनको सब पता है कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। लेकिन दोनों बार वो हुआ जो नहीं होना चाहिए। फिर चीन से उनको झूला झूला दिया, चाय पिला दी, पाकिस्तान बिरयानी खाने चले गए। अगर अपने सलाहकारों की बात मानते तो न तो वो डोनाल्ड ट्रंप की कन्विंसिंग करते, न अगली बार जाके वो बाइडेन और कमला हैरिस से मिलते और डोनाल्ड ट्रंप को इग्नोर करते। लेकिन क्योंकि उबरे से पीड़ित हैं तो उनको लगता है विदेश मामले के भी वो जानकार हैं, युद्ध नीति के भी वो जानकार हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के भी वो जानकार हैं, हर विषय के वो इतिहास के भी जानकार हैं। कभी गुरु नानक, कबीरदास, पता नहीं किस किस को साथ बैठ के चर्चा करा देते हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, मैं सम्मान में कोई कमी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एक हुब्रिस रोग के लक्षण बता रहा हूँ और उसका विश्लेषण कर रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हुब्रिस रोग से पीड़ित हैं। अच्छा, पहले तो उन्होंने 8 साल लगातार जीएसटी में गब्बर सिंह टैक्स के माध्यम से देश की जनता को लूटा। अब अचानक जब उन्होंने देखा कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो इनसे मिलना चाहता था और अमेरिका जाके नहीं मिले, अब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने टैरिफ लगा दिया 50% का, हाईएस्ट पूरे वर्ल्ड में। फिर उसने H1B वीजा जो होता है उसके ऊपर फीस जो है वो अनाप शनाप बढ़ा दी, $1 लाख। मैंने कहा 88 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा या कंपनी को देना पड़ेगा, ये एम्प्लॉय जो काम करेगा। अच्छा, वीजा के लिए इतना सारा पैसा देना, इसका मतलब जो पैसा आप वहां कमाएंगे और जो आपकी बचत होने वाली थी वो तो इसी वीजा फीस में चली जाएगी। तो इससे हमारी आईटी इंडस्ट्री को कितना नुकसान होगा वो आज आपने शेयर मार्केट में देख लिया। मैं ये 11:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी 11:30 बजे तक हालांकि मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिरा है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप गिरे हैं लेकिन उतना नहीं गिरे हैं, 0.2% के करीब गिरे हैं। लेकिन आईटी के शेयर जो हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो शेयर्स हैं वो बहुत भीषण रूप से गिरे। तो इसका मतलब यह है कि आईटी इंडस्ट्री तो चौपट हो गई, क्योंकि अगर वो अपने एम्प्लॉयज को वहां प्लेस नहीं कर पाएंगे और ये एम्प्लॉय जाके वहां माइक्रोसॉफ्ट में और एक्स में, फेसबुक पे वहां जाके रहते हैं हिंदुस्तानी लोग, इसी वीजा के तहत कम फीस दिया करते थे, वहां जाके कम तनख्वाह पे काम करते हैं, पैसा बचाते हैं और अपने माँ बाप को बेचते हैं। अब वो मुश्किल हो गया तो आईटी इंडस्ट्री की हालत। अच्छा, आईटी इंडस्ट्री हो गई तो इन कंपनीज को भी नुकसान होगा, इन कंपनीज को नुकसान होगा तो उनका शेयर में मार्केट में नुकसान होगा। चलिए, आज तो मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिरा, कारण यह है मोदी जी ने शायद इसी वजह से 21 तारीख को एक देश के नाम संबोधन किया 5 बजे और उसमें उन्होंने जीएसटी कम करने के लाभ बताए। शायद उनकी मंशा ये थी कि जो ये टैरिफ का नैरेटिव चल रहा है और सबसे ऊपर जो वोट चोरी का नैरेटिव चल रहा है और उसके बाद ये वीजा का नैरेटिव चल रहा है, इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने जीएसटी कम करने की बात की। तो जीएसटी कम करने की सूचना तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए थी, मार्केट में तेज उछाल आना चाहिए था। अगर मोदी ने जैसे कहा इसे बचत सप्ताह माना जाएगा और इतना आपकी बचत होगी कि मार्केट में जाइए और खरीदारी शुरू कर दीजिए, इसका मैंने मार्केट ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, मार्केट ने उसको लाइक नहीं किया, बल्कि मार्केट गिरा। इसका मतलब एक तरफ वोट चोरी, टैरिफ और वीजा, और दूसरी तरफ जीएसटी का रिडक्शन। जीएसटी रिडक्शन को लोगों ने तवज्जो इसलिए नहीं दी क्योंकि आपने देखा कि जब ये टैरिफ लगा तो उसमें जितनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में लाखों यूनिट्स बंद हुई और लाखों लोगों की नौकरियां गई। अब जिनकी नौकरियां चली गई, जिनको भविष्य के अंदर कोई निश्चितता नहीं है कि उनको नौकरी की मिलेगी नहीं मिलेगी, जीएसटी घटाने से वो अपनी खरीदारी कैसे बढ़ा देंगे आप बताइए। या आईटी इंडस्ट्री को जो झटका लगा है वीजा फीस बढ़ा देने से, इन आईटी इंडस्ट्री में अगर लोगों की छटनी होती है, नौकरी से निकाले जाते हैं, तो हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीटेक और एमटेक हैं उनकी नौकरियों का क्या होगा। और अगर उनकी नौकरियां ही छूटेंगी या भविष्य में अनिश्चितता होगी तो वो कैसे जीएसटी के थोड़े से घटने से खरीदारी बढ़ा देगी।
तो मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं नहीं मार्केट बहुत ज्यादा नहीं, अरे आप ये सोचिए सितंबर 2024 को मार्केट करीब 27,500 पे था, आज करीब 25,200 पे है निफ्टी। इसका माने मार्केट 7-8% एक साल में गिरा है, जबकि अगर यही पैसा आपने एफडी में लगाया होता तो कम से कम 6-7% तो आपको मिलता, तो आपका 14-15% का नुकसान हुआ है। इसको हल्का नहीं आंका जा सकता। अच्छा, एफडी के रेट्स भी कम कर दिए, अब आप बैंक में पैसा जमा कराएं तो 6-6.5% आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो उसके चक्कर में लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया और शेयर मार्केट में पैसा डूबने लगा। तो अभी आज तो मार्केट बहुत ज्यादा नहीं टूटा, लेकिन अगले 15-20 दिन हम लोगों को निगाह रखनी पड़ेगी कि मार्केट कहीं पहले दिन तो म्यूचुअल फंड से कह के और इंस्टीट्यूशन से कह के मार्केट को गिरने से रोका गया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट इसके बाद गिर जाए। मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, न मैं सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर हूँ कि मैं आपको रिकमेंडेशन देंगे, अधिकार मेरे पास हो। मैं तो केवल एनालाइज कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ। जो भी निर्णय आप लीजिएगा अपने एडवाइजर से बात करके कीजिएगा। लेकिन इसका मतलब यह है कि आज के तारीख में जो मोदी जी ने और गोदी मीडिया ने प्रयास किया था कि जीएसटी रिडक्शन से ये जो 3 मुद्दे आज के तारीख में देश के हर जगह छाए हुए हैं, वोट चोरी, टैरिफ और वीजा की फीस बढ़ना, इसने ओवर पावर कर लिया है। और भारत की इंडस्ट्री का वैसे ही बहुत ज्यादा हाल खराब था। जो मनमोहन सिंह जी के जमाने में जीडीपी ग्रोथ एवरेज थी 10 साल की, आज उससे कम है और लोन से 4 गुने ज्यादा। और ये जो टैरिफ और ये अगर चलता रहा, वीजा फीस का मसला, तो इस साल की जीडीपी पिछले साल की जीडीपी से भी कम होगी। और एवरेज जीडीपी ग्रोथ तो अभी 6% है, जो मनमोहन सिंह के जमाने में करीब 7.2% थी, वो घट के कहीं 5-4% ना हो। ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जो हुबरिस रोग है, इससे बचना चाहिए। और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया के एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन हर एरिया के एक्सपर्ट आप नहीं हो सकते। और अगर आप हैं तो किसी प्रबंधन शास्त्र के अच्छे विशेषज्ञ से मिलें और इसका निदान करने का प्रयास करें, और वो व्यक्ति भी करे जो इससे पीड़ित हो। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।